नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं गाज़ा से। जी हाँ नाजरीन, जंग बंदी का ऐलान हुआ। जंग बंदी के ऐलान के बाद मुआहदे हुए और हमास को हथियार डालने पर मजबूर किया गया। फिर और जो यरगमालियों को रिहा करवाने की कोशिश की गई, उसमें सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना अहम रोल अदा किया। नेतन्याहू ने भी बहुत सारे वादे किए थे। और जब यरगमालियों को रिहा कर दिया गया और जो जो यरगमाली हलाक हो गए उनकी नाशें हवाले कर दी गई, उसके बाद अचानक से जो है नेतन्याहू के हुक्म पर पावरफुल स्ट्राइक का जो हुक्म उन्होंने दिया है, गाज़ा पर हमला हो रहा है। तो अहम बात यह है कि एक तरफ तो ये कहा गया कि आप यरगमालियों को हवाले कर दें और हमास से ये कहा गया कि वो अपने हथियार डाल दें। उसके बाद जो है जंगबंदी का ऐलान हुआ। फिर दोबारा गाज़ा पर ये शिद्दत के साथ बमबारी जो की जा रही है, उसके वजूहात क्या है। और ये जो आलमी जो ताकतें हैं, ख़ास तौर पर वो ताकतें जो अमन सारी दुनिया में कायम करने का दावा करती है और अमन के अलंबरदार खुद को कहते हैं, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा जो है, वो इस पर खामोश क्यों है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। देखिए, सरहद पे अगर हम गज़ा की कहानी की बात करेंगे तो गज़ा की सरहद पे कल एक खबर आई थी कि एक हादसे में इजरायली सिपाहियों की मौत हो गई है। रोड एक्सीडेंट की जो है खबर थी है। कहा गया था कि एक रोड एक्सीडेंट में इजरायली सिपाहियों की मौत हो गई है। फिर उसके बाद जो है बाद में ये खबर जो है ये बनती है कि उन पर फायरिंग की गई थी, हमास की जानिब से उन पर फायरिंग की गई थी। अब ये खबर का नया मोड़ है कि सरहदों पे हमास के कारकुनों की जानिब से इजरायली सिपाहियों पे फायरिंग की गई। जुनूबी गाज़ा में इजरायली सिपाही जो गश्त कर रहे थे उन पर फायरिंग हमास की जानिब से की गई। इस तरीके की खबरें भी मौसूल हुई। बिल्कुल। तो अब ये खबर आती है, अचानक फायरिंग की खबर आती है। फिर उसके बाद जो है नेतन्याहू जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहते हैं कि फ़ौरी बमबारी शुरू कर दो। मतलब ये कि गज़ा उनकी गले की हड्डी बना हुआ है और गज़ा में इतनी तबाही बर्बादी, इतने खूनरेज़ी, इतना सब कुछ करने के बाद 60,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद करने के बाद भी वो जो नेतन्याहू का जो अंदर की जो नफ़रत है, जुनूनियत है, जो पागलपन है, वो ऐसा मालूम होता है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखिए, फायरिंग का वाक़या, इसकी आज़ादाना, यकीनन आज़ादाना तहक़ीक़ात होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि क्या सही हकीकत में हमास के कारकुनों ही ने फायरिंग की थी या फिर जो है एक ड्रामा रचा गया था। अक्सर ये देखा गया है गाज़ा के हवाले से जब बात होती है तो हम ये अक्सर देखते हैं कि जब कभी एक छोटा सा एक मामूली सा वाक़या पेश आता है इसराइली सिपाहियों के साथ, आईडीएफ की टीम जो है वो गश्त करते रहती है और उसके साथ कोई एक छोटा सा सान्या पेश आता है, उसमें मामूली जख्मी होते हैं, कोई जानी नुकसान या माली नुकसान उसमें नहीं होता, एक हमला होता है। हमले के बाद फिर इसराइल का जारहाना तेवर सामने आता है और वो शिद्दत के साथ पूरी देखिए, एक चीज तो ये कि गाज़ा जो है फिलहाल मलबे का ढेर बन गया है और अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, रज़ाकाराना तंजीमें जो जुड़ी हुई हैं, रेड क्रॉस है और फिर दूसरा हेल्थ का जो महकमा है अक़वाम मुत्तहिदा का, वो उसकी ये रिपोर्ट है कि अगर दोबारा उसको गाज़ा को जब तामीर करने का काम लगेगा तो कम से कम उसको 100 साल लगेंगे। बिल्कुल इस हद तक तबाह कर दिया गया गाज़ा को। तो वहां पर ये शिद्दत की बमबारी और कुछ हमास के कुछ लोगों को निशाना बनाने के लिए इस तरीके की शिद्दत का इस्तेमाल करना कहाँ था अकबजानी में। बिल्कुल, ये सीधी सीधी बात है कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत गज़ा को मलियामेट करने का जो है काम किया जा रहा है। देखिए, इससे पहले जंगबंदी हो गई। जंगबंदी जब हो गई, जब जो है जंगबंदी के बाद जो है लोगों को वहाँ से यरगमालियों को निकालने और क़ैदियों को वापस करने का जब एक सिलसिला शुरू हुआ है और अमन की तरफ जा रहा है गाज़ा, तो फिर ये जो है फिर दोबारा से उसको जंग में घसीटना और उसको तबाह ताराज करना। देखिए, पहले ही वाज़ेह रिपोर्ट आई है वहाँ से कि 85% गज़ा पूरी तरीके से मिट्टी का ढेर हो गया है। 85% इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई हैं। उनको वहाँ कोई भी रह नहीं सकता।
और फिर दूसरा ये भी कहा गया है कि वहाँ से मलबा हटाया भी नहीं जा सकता, जैसा कि अभी आपने कहा कि साफ़ सफाई में 20 साल लग सकते हैं। इतना बड़ा जो है वहाँ पे नुकसान हुआ है। पूरे के पूरे शहर को जो है मिट्टी के ढेर में बदल दिया गया। तारीख गवाह है, देखिए जंगी माहिरीन भी कह रहे हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद इतनी शिद्दत की बमबारी अगर कहीं हुई तो गज़ा में हुई। इतनी खौफनाक बमबारी वहाँ की गई और पूरे के पूरे शहर को मिट्टी में बदल दिया गया। अब देखिए नई खबरें जो आ रही थी जंगबंदी के बाद, जब लोग गए अपने घरों की तरफ, अपने मलबों की तरफ, तो लोग कह रहे थे कि रोज़ाना सैकड़ों लाशें मलबे से निकाली जा रही हैं। ये खबरें तो मुसलसल आ रही हैं। मतलब ये कि जो 60,000 का जो आदत था, वो आदत तो जो है उन लोगों का था जिनका उस बमबारी जिनके में नाशों की गिनती हुई थी, जिनके नाशों की गिनती हुई थी, या जो अस्पताल गए थे इलाज के लिए, जो मरे थे, तो उनका जो है ये 60,000 का आदत था। अब मलबे में न जाने कितने लोग दबे हैं। कई मंजिला इमारतें हैं, आबादी बहुत वहाँ कसीर आबादी है गज़ा में, बहुत ही जो है गुंजान आबाद इलाका था गज़ा बहुत गुंजान आबाद इलाका था। 20 और लाख की जी आबादी पर मुश्तमिल जी इलाका गाजा उसको बिल्कुल कहा जाता है, जी गुंजान आबादी थी जी, यकीनन। उसके बावजूद बमबारी की गई और लाशें अभी तक पड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो, एक ये खबर भी आई थी, आपने भी सुनी होगी, कि एक आदमी ज़िंदा भी निकला मलबे से जी इतने महीनों बाद, या फिर हालिया 1 महीने बाद, या जो भी आप कहिए कि एक आदमी ज़िंदा भी निकला मलबे के अंदर से। इतने बुरे हालात वहाँ के हैं, इतनी तबाही वहाँ पे है, हत्ता कि देखिए इससे बदतरीन बात और क्या हो सकती है कि वहाँ की जो वीडियोस आ रही हैं मीडिया की तरफ से, उसमें ये दिखाया गया है कि जैतून के बागों को तहस-नहस कर दिया गया, खजूर के बागों को तहस-नहस कर दिया मजमूई गया। तौर पर वो तमाम माशी जी निज़ाम को बिल्कुल। तबाह कर दिया गया, जिससे जी गाजा के लोगों की जो है जी अब मतलब मुस्तकबिल में जो है वो अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जी सकते बिल्कुल हैं। खड़े बिल्कुल हो सकने के लिए एक सहारा जिसको कहा जा सकता है अब, बिल्कुल। वो तो सारे माशी निज़ाम को मुनज़्ज़म अंदाज में तबाह कर दिया गया है। जी यहाँ पर तबाही का मसला तो ठीक है, मुसलसिल 2 साल 3 साल तक आप बमबारी करते रहे, गाजा को जी मलबे में तब्दील कर दिया, मगर जब जंग बंदी का ऐलान हो गया, जी यरगमालियों को वापस कर दिया गया, यरगमाली जो मर गए हैं उनकी नाशें वापस कर दी गई, जी तो उसके बाद जो है अचानक से एक एक चीज को बुनियाद बनाकर इसराइली अफवाज पर जो दस्ते हैं उन पर हमले को हवाला बनाकर अगर दोबारा शिद्दत के साथ अगर दोबारा गाजा पर हमला किया जाता है, तो यह कहीं ना कहीं नेतन्याहू की नीयत में खोट है यकीनन। बिल्कुल ये तो बिल्कुल। पहले से ही ये वाज़ेह हो गया कि जी नेतन्याहू की नीयत में खोट है। मगर यहाँ पर अहम सवाल ये, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, जो मुमालिक जी हमास को हथियार डालने पर मजबूर कर रहे थे, खा वो अरब मुमालिक हो, खा वो यूरोपीय मुमालिक हो, जो हमास को हथियार डालने के लिए जो मजबूर कर रहे थे, उन्हें भी अब ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें भी अब निशाना बनाया जा रहा है, उनसे जी पूछा जा रहा है कि जी अब क्यों वो ये नहीं कहते कि नेतन्याहू जो या फिर इसराइली अफवाज जो है ये जंगबंदी को रोके। जी बिल्कुल। देखिए यकीनन ये जिस तरह की जो है सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें साफ तौर पे देखा, देखिए एक अहम बात ये हुई थी, आपने भी देखा कि जंगबंदी जब हो गई थी, तो जंगबंदी के बाद जो है गज़ा में जश्न मनाया गया था, और फिर बाकी दुनिया ने कहा था कि जो है अमेरिका और इज़राइल मिलके भी गज़ा को और हमास को शिकस्त नहीं दे सके, आप जीत के भी हार गए, ये खबरें जो है चल रही थी। और गज़ा के अंदर जो जश्न मनाया गया था और हमास के सिपाहियों को जश्न मनाते देखा गया था, तो वो इज़राइल आग बबूला हो गया था और नेतन्याहू को ऐसा लग रहा था कि उनकी नाक कट चुकी है। 2 साल तक गज़ा में जो है कार्रवाइयाँ करने के बावजूद ना तो यरगमालियों को रिहा करा सके और ना ही हमास को मात दे सके। देखिए बार बार कहा था इज़राइल ने कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता उस वक्त तक जंग जारी रहेगी। तो लेकिन लम्हे आखिर में आखिरकार 2 साल की जो है लाशें गिराने के बाद, खून आशामी के बाद, हालात ख़राब करने के बाद, पूरे शहर को खंडर में बदलने के बाद, 2 साल के बाद आखिरकार जो है मजबूर हो गया इज़राइल, अमेरिका की और जो है मिस्र की सालिसी में एक जो है माहिदा होता है, अमन माहिदा। और ये दिलचस्प बात यह है कि इस माहिदे के लिए हिंदुस्तान के नुमाइंदे भी वहाँ पहुँचते हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे भी वहाँ पहुँचते हैं,
क़तर का भी जो है वहाँ पे क़तर के नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद होते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप खुद वहाँ जाते हैं। नेतन्याहू को वहाँ बुलाया जाता है, लेकिन नेतन्याहू जो है वहाँ पे नहीं जाते। तो बहरहाल जो है सारे लोगों की मौजूदगी में शर्म शेख में एक अमन माहदे पे दस्तखत हुए, इत्तेफाक हुआ। अच्छा, उस अमन माहदे के लिए भी कई जो है डॉक्यूमेंट्स, कई दस्तावेज़ात बनाई गई थी, तैयार की गई थी, कई शराइत रखी गई थी और दस्तावेज़ात में चेंजेस की भी खबरें मुसलसल आ रही थी। लम्हे आखिर में इज़राइल ने बहुत सारे जो है बातें चेंज कर दी थी उसमें। तो ये सारी कुछ इतने मुश्किलों के बाद एक अमन माहदा होता है। और ये इस अमन माहदे की पहल के दौरान वो एक मरहला आपने मिस कर दिया कि वो खतर में जब ये हमास के लीडरान को निशाना बनाने के लिए जी अरब कंट्री पे भी इसराइल ने हमला करने से हमला किया गुरेज था, नहीं किया था। बिल्कुल क़तर में, सीधे क़तर में हमला किया था उन्होंने, जहां हमास के लोग ठहरे हुए थे, जहां हमास की मीटिंग चल रही थी, उस इमारत को निशाना बनाया गया था। कहा जाता है कि इत्तेफाक से मीटिंग के दरमियान में हमास के लोग बाहर निकले थे। अब ये बाहर क्यों निकले थे इसका कोई जो है इल्म नहीं है, लेकिन बाद लोगों का कहना है कि उनको इस बात की जो है एक मिल गई थी इन्फॉर्मेशन कि उन पे अटैक होने वाला है, तो वो अपने फ़ोन मेज़ पे रख के वहाँ से जो है निकल गए थे इमारत से और फ़ोनों को टारगेट करके जो है अटैक किया गया, फ़ोनों के जो है डेटा को टारगेट करके अटैक किया गया था। तो बहरहाल क़तर पे हमला कर देता है, लबनान पे भी हमला किया, मतलब जारहियत की कोई भी जो है गुंजाइश उसने नहीं छोड़ी है। हर तरह की हैवानियत वहाँ पे दिखाई गई, जुल्म वहाँ पे किया गया, लोगों को भूखा मारा गया, लोगों के पानी बंद किया गया, लोगों का खाना बंद किया गया, गज़ा को जाने वाले सारे इमदादी जो है ट्रक्स को बंद कर दिया गया, सारे रास्ते सरहदें बंद कर दी गई। पूरे गज़ा को इजरायली फ़ौज ने घेरे में ले रखा है। खुली जेल, जी दुनिया की बिल्कुल, सबसे दुनिया बड़ी खुली जी जेल में खुली जेल मुंतकिल में गाज़ा को कर दिया बिल्कुल गया। कर दिया गया है। देखिए, खुली जेल तो 67 के बाद से ही गज़ा खुली जेल कहलाता है। जब 1967 में जब इज़राइल ने हमला करके जो है वहाँ पे कंट्रोल किया था बहुत सारे इलाकों पे, तो उस वक्त से ही गज़ा खुली जेल कहलाता है और उस वक्त से ही मुज़ाहमत का गज़ा में आगाज़ हो गया था। और हमास का वजूद तो खैर 80s के बाद अमल में आया, लेकिन मज़ाहमत तो वहाँ पे शुरू हो गई थी। और जिस तरीके से हर ज़माने में आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ कि हर ज़माने में उनको जो है अज़ियत दी जाती थी। इज़राइली सिपाही और रफ़ा क्रॉसिंग से जो है गुज़रते थे हमास के लोग, माफ़ कीजिएगा गज़ा के लोग, तो उनको जिस अज़ियत का सामना करना पड़ता था, गज़ा की ख़वातीन को, गज़ा के मर्दों को, गज़ा के बच्चों को, उनको काम के लिए गज़ा से बाहर निकलना पड़ता था। खेतों में जा रहे हैं, कहीं और काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन रफ़ा क्रॉसिंग पे जो चेकिंग पॉइंट्स थे, वहाँ पे इज़राइली सिपाही जो कबासत करते थे, उसकी खबरें भी आती थीं। फिर जब उनकी कबासत, उनकी इश्तियाल अंगेज़ी के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करता, तो उसको बेदर्दी से पकड़ा जाता, उसको गोली मारी जाती, उसको गिरफ़्तार किया जाता, हत्ता कि उनके घरों को गिराया जाता। बुलडोज़र लेके पहुँच जाते गज़ा में, और छोटे बच्चे अगर पत्थर मारते तो उसको भी जो है फाइंड आउट करके उन बच्चों के घर गिराए जाते थे। तो ये जो है इज़राइल की कार्रवाइयाँ रही हैं गज़ा के ख़िलाफ़ मुसलसल। अब से नहीं बल्कि हम 20-25 साल बल्कि 30 साल से हम यही देखते आ रहे हैं कि इन्होंने जुल्म का कोई काना खाली नहीं छोड़ा है। और अब इतनी इंतहा उन्होंने कर दी कि पूरे के पूरे गज़ा को मिट्टी का ढेर बना दिया। अब भी ऐसा मालूम होता है कि उनका दिल नहीं भरा है, इसीलिए फायरिंग होती है, सिपाहियों पे बहाना बनता है और फिर जो है जंगी तैयारे गज़ा में घुस आते हैं। आलमी बिरादरी को इस नोट लेना चाहिए, ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा जो अपनी ज़िम्मेदारियों से हमेशा मतलब बचता है और अपनी ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज करता है। अक़वाम मुत्तहिदा को इस मामले में हसास नौइयत के फ़ैसले लेते हुए गाज़ा की मज़लूम आवाम की मदद के लिए खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये काम अक़वाम मुत्तहिदा का है। तो नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं हिंदुस्तान की जानिब। यहाँ पर जो साइक्लोन आया मोंथा जो है वो कमज़ोर पड़ा है। IMD की रिपोर्ट है कि वो कमज़ोर पड़ा है, मगर इसने बड़ी तबाही मचाई है उन इलाक़ों में जहाँ पर इसका असर ज़्यादा रहा। ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साहिली इलाके जो है वहाँ पर इसका असर ज़्यादा रहा। अब जो है IMD ने महाराष्ट्र में
अलर्ट जारी किया है ये मोंथा को लेकर। और कुछ खबरें ये भी आ रही है कि आंध्र प्रदेश के कोनसीमा ज़िले में एक खातून जो है वो दरख्त गिरने की वजह से शदीद तो हवाएं जो चल रही थी तूफान की, उसकी वजह से एक खातून जो है वो हलाक हुई है। जी सजस्म। ये देखिए मोंथा जो है गुज़िश्ता रात जो है आंध्रा के साहिल से टकराया, श्रीकाकुलम और जो है श्रीकाकुलम और जो है काकीनाडा के बीच में टकराता है। और उसके बाद से जो तूफ़ानी बारिश हो रही है, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और उसके साथ जो तूफ़ानी बारिश हुई है, उस तूफ़ानी बारिश में जो है बड़े बड़े पेड़, पुराने पुराने पेड़, दरख्त उखड़ के चले गए हैं। और अभी आपने जो एक खातून की मौत की खबर दी है, उसकी भी मौत जो है एक पुराने बड़े कदावर दरख्त के गिरने से हुई है। मतलब एक इतनी शदीद हवाएं हैं और बारिश का ये आलम है, ख़ास तौर पे जो है ख़ास तौर पे नेल्लोर और काकीनाडा में बारिश का ये आलम है कि कहा जा रहा है कि इतनी बारिश वहाँ पे पिछले 25 साल में नहीं देखी गई थी, इतनी तूफ़ानी बारिश। देखिए तूफ़ान के आने से पहले भी कहा गया था कि 1999 में जो तूफ़ान आया था उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक ये मोंथा तूफ़ान है। 1999 में कहा जाता है कि बड़ी तबाही मची थी तूफ़ान की वजह से, तो अब कहा गया कि उससे ख़तरनाक ये तूफ़ान है। और इस तूफ़ान का असर हम देख रहे हैं कि आंध्रा के साहिली इलाकों से तकरीबन 300-400 किलोमीटर दूर हैदराबाद में भी इसका असर देखा जाए। इतनी शदीद बारिश, और ख़ास तौर पे हम तेलंगाना के अजला, नलगुंडा और मिरियालगुड़ा और फिर उधर जो आंध्रा के उधर से जो लगे हुए जी बिल्कुल लगे हुए अजला है, वहाँ पे रात से तूफ़ानी बारिश हो रही है। बल्कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वहाँ पे जो है तातील का भी ऐलान किया गया है। और ख़ुद आंध्रा के साहिली इलाकों में तो पूरे की पूरा बंद है, वहाँ तो बाज़ाब्ता जो है ऐलान किया गया, लोगों को मतलब मकान मुंतकिल किया गया, उनका रेस्क्यू किया गया उन्हें। बिल्कुल बहुत सारा इलाकों से मतलब जो साहिली इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं, उन इलाकों से लोगों को निकाल कर महफूज मुकामात पर क़ब्ल वक्त पहुँचाने का काम आंध्रा हुकूमत ने किया है यकीनन। मगर इस तरीके की जो तबाहियाँ आती है कुदरती, ये वो है आफत समावी है, और आफत समावी का मुकाबला करना इंसानों के बस की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, कुदरत के सामने इंसान सारा तमाम टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद भी मजबूर और बेबस दिखाई देता है। सज्जा बिल्कुल यकीनन हम जो है बहुत ही असरी टेक्नोलॉजी के दौर में गुजर चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि तूफ़ान कितने रफ्तार से आएगा, हम ये भी कह सकते हैं कि साहिल से कब टकराएगा, हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बाद कितनी मिलीमीटर बारिश होगी, लेकिन उतना सब कुछ कहने के बावजूद उससे आने वाली तबाही को बर वक्त नहीं रोक और फिर ना तूफान को आप रोक सकते हैं, आपके अंदर वो कुदरत है, वो ये कुदरत इख्तियार नहीं है कि आप वो तूफान को भी रोक सकते हैं। यकीनन इस मतलब कुदरत के सामने ये बात सच है कि तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो बेबस और मजबूर हो जाती है। नादरीन, रुख करते हैं बिहार इंतखाबात का। बिहार में 243 असम्बली नशिस्तों पर इंतखाबात होने वाले हैं। 2 मरहलों में बिहार में इंतखाबात हैं। बिहार का जो महल वक़ू है, महल वक़ू के हिसाब से 38 जो सीटें हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए महफूज है, और 2 सीटें जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए दर्जे फहरिस्त क़बाइल के लिए महफूज है। जुमला 7.4 करोड़ राय दहिंदे हैं बिहार में। और जो है ये देखिए 6 और 11 नवंबर को 2 मरहलों में रायदही वहाँ पर होने वाली है। इसमें मर्द जो वोटर हैं वो 3.9 करोड़ हैं, जबकि ख़वातीन वोटर हैं 3.5 करोड़ हैं। तो 2 मराहिल में पहले मरहले में जो इंतखाब रायदही होगी वो 121 सीटों पे होगी, वो 6 नवंबर को होगी, और दूसरे मरहले की रायदही है जो 11 नवंबर को होगी। और जुमला मतलब ये तमाम का जो नतीजा है जो एक साथ अख्ज़ होगा वो 14 नवंबर को होगा। यहाँ पर ये तफसीलात बताने की वजह ये है कि कल जो है इंडिया अलायंस की जानिब से जो है एक मैनिफेस्टो की रिलीज अमल में आई, मंशूर उन्होंने जारी किया है। बड़ा दिल को छू लेने वाला मंशूर मेरी समझ में आया। उसमें तेजस्वी यादव ने बहुत सारे वादे जो है बिहार की आवाम से किए हैं, जिसमें अहम वादा जो है मुलाजिमत का है और मुफ्त बरक़ी फराहम करने का है, और फिर वो वहाँ का जो ये पेटी का जो मसला है वो मसले के ऊपर भी मराहत पेश किए गए हैं इस मंशूर में। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा है कि 20 दिन के अंदर जो है 20 माह
20 महीने के अंदर जो है पावर में आने के बाद जो है वो फैमिलीज़ को, हर फैमिली में एक जॉब देंगे, सरकारी जॉब। जितनी फैमिलीज बिहार में हैं उसमें से हर फैमिली के एक फर्द को सरकारी जॉब मिलेगी, इसकी गारंटी। ये सबसे बड़ी गारंटी है अब तक की बिहार में जो सरकार की तरफ से, जो मतलब इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन जिसको कहा जा रहा है उसकी तरफ से दी गई। और दिलचस्प बात यह है कि महागठबंधन ने चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जिनको बनाया तेजस्वी यादव को, उन्हीं से ये मैनिफेस्टो भी पढ़वाया गया और उन्होंने बाज़ाब्ता कहा कि जैसे कि जो है किसानों को मुफ्त बिजली की बात की गई है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं ख़वातीन, उनकी नौकरी को परमानेंट करने का भी इन्होंने वादा किया ये है। 20 दिन के अंदर का वादा ये है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो वो है उन्हें मुलाजिमत, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमत और ये तमाम बरात फराहम किए जाएंगे और 20 माह में सरकारी नौकरी। एक बड़ा वादा है। बिहार जो है, आप बिहार के पॉलिटिक्स पे थोड़ी हम बात जरूरी है यहाँ पे कर लेना, क्योंकि मंशूर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज सारे हिंदुस्तान में आप देखिए, अगर लेबर तबका जो है वो मजबूर है वहां पर बिहार में सहूलतें, रोजगार नहीं होने की वजह से वो दूसरी रियासतों को आकर यहाँ पर अगर 500 या 600 रुपए की नौकरी उन्हें मिलती है तो आप देखिए उसमें भी वो इतनी किफायत शारी करते हैं कि मतलब हर रोज जो है अपनी जो रोज यौमिया जो उजरत है उसमें से 200-300 रुपए बचाकर हर माह वो जो है अपने घर वालों को भेजते हैं यहाँ से। ये बिल्कुल। तो यकीनन देखिए, सिर्फ बिहार के छठ पूजा के दौरान में जितने लोग आए थे उस वक्त बिहार की ख़ास तौर पे जो है तेजस्वी यादव ने और फिर प्रशांत किशोर ने भी, जिनकी जन स्वराज है, उन्होंने जो है अपने अपने जलसों में, अपने अपने जो है रोड शोज़ में खिताब करते हुए ये कहा था कि जो छठ पूजा के लिए आ रहे हैं उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मतलब है कि कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं लोग। ये असल बात तो ये है, ट्रेनें कम पड़ रही थी, ट्रेनों में जगह कम पड़ रही थी, लोग शिकायतें कर रहे थे, स्टेशनों से वीडियोस निकलकर सामने आए, छतों पे बैठकर लोग जान जोखिम में डाल के लोग जो है त्योहार के लिए आते हैं। क्योंकि हमारा ताल्लुक तेलंगाना से है, तो तेलंगाना भी अब मतलब पिछले 10 सालों में, 11 सालों में तेजी के साथ तरक्की याफ्ता रियासतों में तेलंगाना का शुमार हुआ है। तो बहुत सारे लोग बिहार से तेलंगाना में भी रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। आज देखें, आज आप हैदराबाद की हर गली, हर नुक्कड़, हर होटल, हर जो है दुकान, हर ठेले पे आप बिहारी को पाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेशन वहाँ से हुई है, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ से लोग नौकरी के लिए यहाँ आए हैं। जैसा कि आपने कहा 500-600 रुपये मिलते हैं उनको यौमिया, उसमें से भी वो जो है किफ़ायत करके अपने घरों को भेजते हैं। तो यकीनन ये बहुत बड़ा मसला था बिहार में। इलेक्शन में बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला वहाँ पर रहा है। तो उन्होंने कहा था, तेजस्वी यादव ने कहा था कि बेरोज़गारी एक बड़ा मसला है और इस मसले को हल करने के लिए हमारी हुकूमत पहले दिन से काम करेगी। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि ये मैनिफेस्टो, यकीनन ये मैनिफेस्टो किसानों को जो है एक खुश आइंद किसानों के लिए साबित हो रहा है और जो है नौजवानों के लिए खुश आइंद साबित हो रहा है। और फिर बाकी जो है जैसे कि जो है ख़वातीन को पेंशन देने की बात की गई है। तो ये सारे जो वादे किए गए हैं यकीनन ये दिल को लुभाने वाले वादे हैं जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस और जो है तेजस्वी यादव की जो है आरजेडी मेन जमातें हैं, दोनों बड़ी जमातें हैं, इनके साथ जो है एक पूरा जो है एक इत्तेहाद है। तो इन्होंने मिलके एक वादा मैनिफेस्टो बाज़ाब्ता जो है इंतखाबी मंशूर जारी किया। तेजस्वी यादव कल कह रहे थे कि हमने चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट को भी ऐलान कर दिया, हमने मंशूर का भी ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी अभी तक ना तो जो है मंशूर का ऐलान कर रही है, ना ही चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट का ऐलान कर रही है। तो इससे साबित होता है कि वो कितने कंफ्यूज हैं और वो यहाँ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो यहाँ रहे, अमित शाह गए थे, मोदी गए थे और भी गिरिराज सिंह भी वहाँ पे सरगर्म हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो आ रहे हैं बीजेपी के लीडर,
ये सिर्फ नफ़रत की बात कर रहे हैं, ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये बिहार के आवाम को क्या देंगे इसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। तो ये एक अहम जी चल रहा है कि जी रील्स में देख रहा था, दरभंगा में जो है जी एम्स के दवाखाने की बुनियाद रखना, एक एम्स का दवाखाना तामीर करने पे जी के हवाले से लोग कर रहे थे कि 2019 में नरेंद्र मोदी आए, दरभंगा में जी दवाखाने का ऐलान किया, बन गया। जी 23 में आए, बन गया, फिर वापस दोबारा अब आए हैं, जी फिर बनाएंगे। तो अवाम भी जो है, अवाम जी में भी बाशऊर हो गई है जी, अवाम। बिल्कुल बिल्कुल अवाम भी पुराने जो वादे हैं जी उनको दोहरा रही है, उनको याद कर रही है। और फिर एक सिस्टम है, सोशल जी मीडिया पे हम देखते हैं अक्सर, तो हर साल आप एक साल पुराना आपका अगर कोई ट्वीट है या कोई पोस्ट है जी आपका, तो फिर दोबारा रिपीट निकल होता कर है सामने आ जाता है, तो वो यादें ताज़ा हो जाती है। बिल्कुल क्योंकि जी हमें इशारा मिल गया, हमारी बात को खत्म करना है। जी तो पटना में जो है तेजस्वी प्रतिज्ञा प्राण के नाम पर उन्वान पर जो मैनिफेस्टो जारी किया है, जी उसमें बहुत सारे वादे जो है आवाम के साथ बिहार की गई है। खास तौर पर तेजस्वी यादव ने ये कहा है आवाम से, कल भी हमने इस पर बात की कि ये उन्होंने कहा है कि अगर इख्तिदार में इंडिया ब्लॉक आ जाता है तो वक्फ बिल को वो फाड़ कर कूड़ेदान में डाल देंगे। जी बिल्कुल सज्जाद साहब, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का ये वाकया आपको यकीनन लखीमपुर के वाकये की याद दिला देगा। जी मध्य प्रदेश में एक बीजेपी लीडर ने जी एक किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, थार जीप चढ़ा दी, जिससे उस पर इल्जाम है इस बात का। ये मध्य प्रदेश का वाकया है, मध्य प्रदेश के गणेशपुर गांव का ये वाकया है। जी बिल्कुल। और उसने जो है उस किसान की 2 बेटियों के साथ भी बदसलूकी की, उनके कपड़े फाड़ दिए थे उसने, और फिर वहाँ पे खड़े होकर उसने धमकी दी कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हुकूमत मेरे साथ है, सिस्टम मेरे साथ है, पुलिस मेरे साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमारी हुकूमत है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसके बारे में ये भी कहा गया है कि वो किसानों की ज़मीनें हड़पता है, कब्ज़े करता है किसानों की ज़मीनें, और जब किसान मज़ाहमत करते हैं तो उनको इसी तरह जो है उनको मारा आपको पीटा जाता लखीमपुर है। का भी वाकया जी, याद ये होगा, बिल्कुल बीजेपी याद के है। एक एमपी के बिल्कुल बेटे जो है जी, उन्होंने किसानों पे एहतजाज गाड़ी कर रहे चढ़ा हैं, दी, किसानों पर गाड़ी चला दी गाड़ी थी। चढ़ा दी तो थी। शायद ऐसा लग रहा है कि मतलब जी खवातीन की तौहीन करना, खवातीन की तजलील करना, किसानों जी पर गाड़ियां चढ़ा देना, जी बिल्कुल उनके ऊपर गाड़ियां दौड़ा देना जो है, ये बीजेपी लीडरान का जो है ये आदत बन गई है। जी बिल्कुल कर्नाटका में आरएसएस लीडर कालाकड़ प्रभाकर के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ में नफरत अंगेज बात करने के मामले में उन पर एक एफआईआर दर्ज हुआ है। उन्होंने मुखालिफ मुस्लिम और मुखालिफ औरतें उन्होंने जी रिमार्क किया है। देखिए आप ये जहनियत देखिए इनकी किस तरीके की है सज्जाद जी साहब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इनकी तो एक ही ज़हनियत है कि किसी तरीके से नफ़रत का माहौल पैदा करो। देखिए हमेशा से ये हो रहा है, इससे पहले राजस्थान मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने कर्नाटक में जो है हिजाब पे हंगामा किया था। आपको याद होगा कि मंडिया में जो है एक लड़की को जो है तकबीर का नारा लगाने पे मजबूर होना पड़ा था। तो लेकिन वो जानबूझ के जो है इस तरह का माहौल पैदा करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। कहीं ना कहीं से आप ये लोग कोशिश करते हैं कि माहौल ऐसा बना दिया जाए कि फिर से लोग जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाएं, फिर से लोग जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ जाएं। देखिए बीजेपी का एक एजेंडा है कि लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ आएँ और बीजेपी के साथ खड़े हो जाएं। तो इन्होंने हमेशा इस तरह की टैक्टिक्स को अपनाया है इलेक्शन के दौरान में, और फिर यहाँ भी यही किया जा रहा है। कर्नाटक में एक लीडर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता है, यूपी से भी ये खबरें आ रही हैं, पुणे से भी ये खबर आई थी, आपको याद होगा कि कुछ ख़वातीन ने नमाज़ पढ़ी तो फिर वो लोग चले गए वहाँ पे, हंगामा बर्पा कर दिया, शनिवार वाड़े का किस्सा। तो ये अब यहाँ पर भी देखिए बीजेपी के जो प्रभाकर है, आरएसएस के जो लीडर है प्रभाकर, वो यही कह रहे हैं, वही आप बच्चों की पैदाइश को लेकर मतलब खवातीन, हिंदू खवातीन कुत्तों की तरह बच्चे 2-2 पैदा करते हैं, मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हैं, इस तरीके की बातें आप देखिए। बस घूम फिर कर जो है बात आती है तो वहीं पे आती है मुसलमानों की पॉपुलेशन, आबादी पर, और इस तरीके की बेतुके बयानबाजियों पर आती है। इस तरीके से माहौल खराब करने की मुसलसिल कोशिश की जा रही है। एक टीचर को मध्य प्रदेश में महज इसलिए मुअत्तल कर दिया गया कि उस पर इल्जाम है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का वाकया है, उस टीचर पर यह इल्जाम है कि उसने बच्चों को नमाज की तरह योगा के आसन बताए, योगा के आसन करने पर मजबूर किया। आप
कोई किसी ने देखा और कंप्लेन कर दिया और फिर वो टीचर को जो है सस्पेंड कर दिया गया। ये मध्य प्रदेश का वाकया है। जी देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा कि इसी मध्य प्रदेश में एक ढाबे के पास बस रुकी थी, लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो उस ढाबे पे कुछ वहाँ मुसलमान भी थे बस में। उन्होंने कहा कि जब तक ये लोग खाना खा लेते हैं हम नमाज़ पढ़ लेंगे, तो बस ड्राइवर ने इजाज़त दे दी थी। तो लोगों ने उसकी तस्वीर वीडियो बनाई और कहा कि बस नमाज़ पढ़ने के लिए रोकी गई, जिसके जवाब में ड्राइवर को फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए, वो कह रहा है, उसने पूरी डिटेल दी, उसने बताया कि ढाबे पे खाना खाने के लिए रुकी थी, आधा घंटा बस रुकनी थी, लोगों ने कहा कि इतनी देर में हम नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, बस नमाज के लिए नहीं रोकी गई थी। लेकिन उसके बावजूद ये शर्मिंदगी की गई कि उसका जो है सस्पेंड किया गया, उसको जॉब से निकाल दिया गया। फिर बाद में ये खबर आई कि उसने जो है ख़ुदकुशी कर ली थी, उसने माली परेशानी से जो है, और जो है तो अब यहाँ देखिए एक एमपी के एक टीचर की कहानी है, उसने बच्चों को योगा करवाया तो नमाज के हालांकि वो जो टीचर का जो नाम है वो जाबिर अहमद ताडवी है, जी और ये उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि ऐसा कुछ भी मैंने नहीं कराया। वो जो प्रैक्टिस वो करा रहे थे वो योगा का एक आसन है, आसान है, वो बिल्कुल। आसन है। आसन को गलत तरीके से तो पेश किया गया है। तो यहाँ पर मजमूई तौर पर ये बताना है नाजरीन को कि कहीं पर भी एक मौका अगर दस्तयाब हो जाता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ में हालात पैदा करके उन्हें निशाना बनाने का, तो वो निशाना बनाने से फ़िरका परस्त जहन के लोग कहीं नहीं चूकते। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा।